टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें आपको पता है कि सबसे मैक्सिमम जो याद करने का डेटा है, जो नंबर्स का डेटा है, वो इसी में है। तो वो कितना और कैसे पढ़ना है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे, और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो सभी भी देखेंगे, माइग्रेशन की भी, और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की जो थ्योरीज हैं वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है ये कंपैरिजन। ये है जो सेंसस है 2001 का और 2011 का, उन दोनों का जो कंपैरिजन है वो याद करना है आपको, और उसका जो डेटा है वो याद करना है। ठीक है, मतलब इनका इंडिविजुअल भी याद करना है और इनको कंपेयर करके भी याद करना है कि किस में क्या बढ़ा है और क्या कम हुआ है। जैसे एनुअल ग्रोथ रेट थी, ये कम होती जा रही है। डिकेडल ग्रोथ रेट थी, ये भी कम हो रही है। ठीक है, ऐसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। जो सेक्स रेशियो है वो इंडिकेट करता है हमारी डेवलपमेंट को, हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस को। तो अगर वो बढ़ रही है तो हम कुछ न कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं। उसके बाद आपको जो अर्बन पॉपुलेशन है वो देखनी है कि कितनी है, और वो किस स्टेट में, कौन सा स्टेट टॉप में है अर्बन पॉपुलेशन में, और कौन सी जो है यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही सेक्स रेशियो के लिए है और ऐसे ही अर्बन पॉपुलेशन के लिए है। इन दोनों पे जो है क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे जा चुके हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं डेंसिटी, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के, और इनका मैच द फॉलोइंग आ चुका है। जैसे अर्थमेटिक डेंसिटी क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ये हमारा बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद फिजिकल डेंसिटी क्या होती है, ये हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसके बाद एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होती है, ये है। उसके बाद इकोनॉमिक डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, न्यूट्रिशन डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस का पोर्शन। सेंसस में आपको क्या याद करना है, एक तो जो डाटा आपको याद करना है वो तो करना है ही। उसके बाद हमारी जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, जो सार्क में आती हैं, उनका भी कंपैरिजन याद करना है आपको कि वो HDI इंडेक्स में कौन आगे है, इंडिया से कौन कितने पॉइंट्स ऊपर है, कहाँ इंडिया की रैंकिंग स्टैंड कर रही है इन कंपैरिजन टू द नेबरिंग नेशंस। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, HDI इंडेक्स, उसके बाद जो जेंडर गैप है, ये सभी रिपोर्ट्स आपको याद करनी है। उसके बाद आता है हमारा सेंसस का। सेंसस में हमें क्या देखना है, और एक तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे लिए। आर्टिकल 246 है, शेड्यूल है, उसमें सेंटर लिस्ट है, उसमें सेंसस के बारे में जो है नंबर 69 पे बात की गई है। ठीक है, सेंटर लिस्ट में ये किसके अंडर आता है, ये जो फॉर एसोसिएशन बना रखी है, जो इसके लिए कमीशन ग्रांट हो रखा है, वो कौन सा कमीशन है जो सेंसस करवाता है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है हमारा इसमें ये जो 2011 का जो सेंसस हुआ था वो कितने नंबर का था, टोटल में कितने नंबर का था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने नंबर का था। तो ये मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसमें सर्वेज। सर्वेज में आपको इससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है। ठीक है, ये आप अगर ऑनलाइन नेट पे चेक करेंगे वहां पे डालना सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जो भी वो एसोसिएट है ऑर्गेनाइजेशंस उनकी लिस्ट आ जाएगी। और एक बार चार पांच जो मेन मेन है ना, जो टॉप वाली है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मेन है इसमें वो है NSSO। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें जो कंपैरिजन आ सकता है, जैसे ये उसमें कितना एरिया है और वो कितनी पॉपुलेशन कोई कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे नॉर्थ अमेरिका का पूछ लिया, वो कितने एरिया में है वर्ल्ड वाइज, और कितने वो वर्ल्ड के परसेंटेज या कितना वो कंट्रीब्यूशन है उसका पॉपुलेशन और एरिया वाइज, वो कंपैरिजन आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको
कंपेयर करके पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल पार्ट में। इसमें स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पोर्शन से, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। इसके बाद है इसमें रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या था कि है ना, आपको ये याद करना है कि इंडिया में जो हमें नागरिकता मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है, उसमें एक तो जैसे जो जिस पे अभी डिबेट चल रही थी, जिस पे अभी राइट्स हुए थे आसाम साइड में, जो नेशनल रजिस्टर बना है पॉपुलेशन का, वो क्या है, क्यों है वो सब किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, ठीक है। और हम सिटीजनशिप किस बेसिस पे देते हैं, 5 जो हैं रूल्स हैं, उनके बेसिस पे कौन कौन से किस किस टाइप से किस किस को सिटीजनशिप का वो अधिकार है, वो आपको एक बार देखने हैं। वो उससे जनरल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है, लेकिन क्यों चांस लेना है, एक बार पढ़ जाएंगे तो रिकॉल हो जाएगा हमें, वो ऐसे याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये सभी आपको पता ही है कि जहाँ पे हिल एरिया होगा वहां पे कम होगी पॉपुलेशन, जहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स होंगे वहां पे ज्यादा होगी, तो इसी टाइप के ये जनरल है और ये इनसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये वाली टेबल याद करनी है आपको, ये वाली, इसमें आपसे वर्ल्ड का तो याद करना ही है, और उसके कंपैरिजन में किसका कम है किसका ज्यादा है, इस मेथड से आपको याद करना है। आपको बेसिकली ये सोच के चलना है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको वैसे थोरोली सब्जेक्टिव उत्तर ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको हर एक जो टॉपिक है उससे ये सोच के चलना है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है और कैसे बन सकता है, और उसी मेथड से आपको पढ़ना है, वरना तो कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मेजर्स टू एनालाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या मेजर्स हैं इसमें, हमारी डेंसिटी का आपको पता है कि डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया, तो ये कितनी है वर्ल्ड वाइड कितनी है और इंडिया में कितनी है और एशिया के कंपैरिजन में कितनी है, तो ये ऐसे याद करना है हमारे। ये देखिए वर्ल्ड की दे रखी है, उसके बाद एशिया की दे रखी है, उसके बाद हमें देखनी है कि इंडिया की कितनी है, जो कि मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है इसमें हाई डेंसिटी एरियाज कौन से हैं और जो लो डेंसिटीज एरिया हैं, जो जिनमें पॉपुलेशन कम है, जो जैसे डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें कितनी है, उनके कंपैरिजन में इंडिया में कितनी है, ठीक है, वैसे याद करना है इसमें आपको। ये देखिए इस वाले जो टॉपिक है वो कंपैरिजन के थ्रू याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ये 4 टर्म्स, ये बहुत ज्यादा मेन टर्म्स हैं इस चैप्टर की, बेसिक टर्म्स हैं ये और इसमें है नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ये आपको याद होनी चाहिए। नेटिलिटी किससे है, बर्थ से रिलेटेड, मोर्टेलिटी डेथ, इमिग्रेशन जो बाहर से लोग अंदर आके सेटल हो रहे हैं इंडिया में, और इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए है एमिग्रेशन, और इंडिया के अंदर जो आ रहे हैं वो है हमारे इमिग्रेंट्स, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्लियर हुई। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और इससे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस मतलब आप एग्जाम टाइम पे ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से पढ़ना है। नेचुरल ग्रोथ क्या है, जितना बर्थ हुआ है और उसमें से टोटल जो डेथ हुई है, मतलब टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ, ये तो हो गया नेचुरल। लेकिन अगर एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी, जो टोटल बर्थ हुए हैं उसमें से अगर हम टोटल डेथ निकाल दें, उसमें से अगर हम जो हमारे बाहर गए हैं वो भी माइनस कर दें, लेकिन जो आए हैं वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे, उसके साथ हमारी टोटल पॉपुलेशन बनेगी, तो ये है हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसका फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इसमें ये वाली फिगर, ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे याद करना है, और ये बहुत ज्यादा मेन ग्राफ है, इस पे क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, ये इस टेबल के थ्रू याद करना है आपको, और ये पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए कि कब कितने ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। ये देखिए जैसे जब 10,000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, तब कितनी थी, 5 मिलियन पॉपुलेशन थी बस, जब बेसिकली जो हमारी ह्यूमन रेस थी वो एक्सिस्टेंस में आई थी, जब जो ग्लेशियर्स हैं प्लिस्टोसिन एज के वो मेल्ट होने स्टार्ट हुए थे और हमारी नियोलिथिक एज की तरफ हमने
स्टार्टिंग की थी तब हमारी पॉपुलेशन थी 5 मिलियन ओनली। उसके बाद जब फर्स्ट एडी आई उसमें हो गई थी हमारी 200 मिलियन। तो ऐसे आपको याद करना है। और ये देखिए कि 1850 में और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब कितनी थी, कितना इसको डबलिंग करने में समय लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है, जो ईयर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, यानी कि 13, 12, 10, 13 इतने साल में पूरी एक एक बिलियन यानी कि 1000 मिलियन पीपल इंक्रीज हो रहे हैं एवरी 10 to 12 ईयर्स। तो ये जो ईयर्स का गैप है वो डिक्रीज हो रहा है। और इस पे आपको जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि विद द डिक्रीजिंग गैप ऑफ ईयर्स, इस तरह से आपसे स्टेटमेंट फॉर्म हो सकती है कि जो पॉपुलेशन का डबल होने का जो टाइम है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड के ऊपर कितनी जो है पॉपुलेशन किस टाइप से बढ़ रही है और फ्यूचर में किस टाइप से बढ़ेगी। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली टेबल ये याद मत करना। ये है मेन टेबल और इससे क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें याद करना है वो है ये यूनाइटेड स्टेट टाइप्स। बेसिकली इसमें जो रीजन, रिसोर्स, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिवीजन की गई है। तो यूनाइटेड स्टेट टाइप में क्या है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आई है लेकिन पॉपुलेशन लो है। वहां पे टेक्नोलॉजी तो उनके पास बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है कंपेरेटिवली। तो वो आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइप में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें आपको याद करना है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आता है यूरोपियन टाइप। यूरोपियन टाइप में क्या है, जिसमें टेक्नोलॉजी हाई है और पॉपुलेशन भी हाई है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं हमारे यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राजीलियन टाइप। ब्राजीलियन टाइप में जहां पॉपुलेशन लो है और टेक्नोलॉजी भी लो है। तो ये हमारी जो लेटिन अमेरिकन कंपनीज हैं क्या नेशंस हैं वो आते हैं। जैसे कि मेक्सिको और जो पूरा साउथ अमेरिका है वो वाली जो कंट्रीज हैं वो आती हैं ब्राजीलियन टाइप में, जहां पॉपुलेशन भी कम है और टेक्नोलॉजी भी कम है। उसके बाद आता है चाइना या इजिप्शियन टाइप। इसमें जहां जो टेक्नोलॉजी है वो तो लो है और पॉपुलेशन क्या है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारा इंडिया, ये आता है चाइना टाइप में। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया कौन से उसमें आता है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी। ये आती है हमारी पहली थ्योरी और मेन थ्योरी इस चैप्टर की। ये किसने दी थी, डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने। कब दी थी, 1929 में। और इसको रिवाइज किसने किया, फ्रैंक ने। कब किया, 1945 में। इसके अलावा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किस किस ने और दी है। जो मेन नाम है वो है एक तो ब्लेसर, जो कि 1952 में दी थी इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी इस थ्योरी में। इतना ही आपको याद रखना है, डिटेल नहीं पूछेंगे, ना ही ये थ्योरी डिस्क्राइब है। बाय चांस इससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, जैसे उस वहां पे तो आप बोलोगे नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आप ये नाम पढ़ के जाना और इनका ईयर, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है वेंडी का, जिन्होंने दी थी 2003 में। ये 3 इनके ऑथर्स हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जिन्होंने दी थी अलग अलग। तो मेन जो हम जिसकी पढ़ते हैं वो है डब्ल्यू.एस. थॉमसन की। तो आइए इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं वो देखनी है आपको। पहले तो ये कुछ स्टेजेस हैं और इनमें जितना मैं बता रही हूं उतना ही वैसे ही याद करना है आपको। सबसे पहले है इसमें स्टेज 1। तो ये हम पढ़ेंगे इसके थ्रू, ये इसकी फिगर है, ये वाली फिगर है, इसके थ्रू हमें पढ़ना है। स्टेज 1 जिसको बोला जाता है हाईली स्टेशनरी फेज। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो है जो डेथ रेट है वो भी हाई है और जो बर्थ रेट है वो भी हाई है। लेकिन अगर दोनों ही हाई है तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो रही है। ठीक है, कैसे, जब जो हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का आजाद होने से पहले यानी कि प्री इंडिपेंडेंस कब था, 1900 के अराउंड। तो वहां पर जब आप देखेंगे जो बर्थ रेट थी वो भी आई थी और डेथ रेट थी वो भी आई थी, क्योंकि तब इतनी जो है वैक्सीन या फिर जो डिजीज है उनका क्योर हमें नहीं मिला था। इस वजह से पॉपुलेशन भी हाई थी, इतने जो
मेजर्स थे, प्रिवेंटिव मेजर्स थे, वो नहीं लिए जाते थे, ना ही इतनी अवेयरनेस थी। दूसरा, डिजीज ज्यादा थी। जो इंडिया था वो वॉर जोन में था, वो स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी वजह से भी डेथ रेट हाई थी। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट फेज, क्या, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ का, जिसमें बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड स्टेज, जिसमें कि बर्थ रेट हाई है लेकिन जो डेथ रेट है वो घटते जा रहा है। कैसे? ऐसे, ये देखिए, इसमें ये वाली है बर्थ रेट, ये तो हाई है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम होते जा रहा है। ये आता है हमारा जब इंडिया आजाद हुआ था, 19 जो 45 से लेकर 1960s तक का जो समय है ना, जो इंडिपेंडेंस के अराउंड का +-20 का जो वो है, वो वाला जो समय है, उसमें ये वाला स्टेज आता है हमारा स्टेज 2। इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, क्योंकि इसमें बर्थ रेट आई है और डेथ रेट कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टेज 3, लेट एक्सपेंडिंग, जिसमें जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन है कर रहा है, और जो डेथ रेट है वो तो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज में था ही सेकंड स्टेज से। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है स्लो स्टेज ऑफ लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड स्टेशनरी पॉपुलेशन। इसको क्या बोला, इसमें स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं आएगी, इसमें एक्सप्लोजन होगा। ये होगा हमारा, ये जो स्टेज 3 होगा, ये होगा हमारा 1980s का, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि डेथ रेट कम हो चुका है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं मार्केट में, और पीपल जो है वो इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो एकदम से एक्सप्लोड करेगी, इसलिए इसको एक्सप्लोजन स्टेज बोला जाता है। और आपको ये इंडिया के रिगार्ड में ही याद करना है, तो इसको हम एक्सप्लोजन स्टेज बोलेंगे, स्टेज 3 को, जो लेट एक्सपेंडिंग होगी। नेक्स्ट है इसमें स्टेज 4, इसमें आपको पता है कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो जाएगी और डेथ रेट भी, क्योंकि आपको पता है अभी जो चल रहा है ये हमारा स्टेज 4 चल रहा है, इंडिया इसमें स्टेज 4 में एंटर हो चुका है, जहां हमारी जो टोटल ग्रोथ रेट आ चुकी है वो 2.1 पे आके स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि इसमें अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, और डेथ रेट है वो जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से कंट्रोल हो चुकी है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कंट्रोल में है, इस वजह से ये स्टेशनरी स्टेज अलग से दोबारा से आ गया है। तो इस तरह से आपको ये फिगर याद करनी है अच्छे से, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा यहीं से देख लें इस थ्योरी से ही। नेक्स्ट आता है इसमें इसका क्रिटिसिज्म, या फिर इसके मेरिट्स याद नहीं करने आपको, वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरीज। अब आती है ग्रोथ की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थी ये वाली, अब आती है ग्रोथ की। ग्रोथ में सबसे पहले है माल्थुसियन थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे बने हैं। सबसे पहले तो इसमें दो ही assumption है इनकी, वो क्या है कि फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। बेसिकली ये है इसमें दूसरे वाले में कि पैशन बिटवीन टू अपोजिट्स। तो ये जो दो assumptions हैं वो हैं माल्थस की, और इसके बेस पे इन्होंने क्या थ्योरी दी है, इन्होंने बोला कि जो ना रिसोर्सेज हैं या जो फूड है ना, वो तो अर्थमेटिक रेशियो में बढ़ेगा, जैसे पहले एक है, फिर दो होंगे, फिर तीन होंगे, फिर चार होंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो जाएगी जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज होगी, जैसे पहले एक है, फिर दो है, फिर दो का डबल होगा चार, फिर चार का डबल होगा 8, ऐसे ही इसमें इस तरह से बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि रिसोर्सेज में और पॉपुलेशन में गैप आ जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जो रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इस थ्योरी में यही बोला गया है। ठीक है, ये है हमारा जो स्लोप है, ये है ग्रोथ ऑफ सबसिस्टेंस का, और ये है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एक तो इसके क्रिटिसिज्म से, और एक बनते हैं इसके जो चेक्स हैं, पॉजिटिव चेक्स और नेगेटिव चेक्स, जिनको प्रिवेंटिव चेक्स भी बोला जाता है, उनसे। ये इससे क्वेश्चन आ चुका है कि ये दे दिए कि पेंडेमिक, फ्लड, ड्रोथ, ड्रोट या वॉर,
या अर्थक्वेक जो कि नेचुरल हैं, वो किस में आते हैं, ये आते हैं पॉजिटिव चेक्स में। और जो कि मैन मेड या फिर जो पॉलिसीज हैं वो आते हैं प्रिवेंटिव या नेगेटिव चेक्स में। ठीक है, इसमें जो क्रिटिसिज्म मेन याद करना है इसका वो क्या है, एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन है वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो 25 साल में ही डबल होगी, जैसा कि हमने रिसेंटली उसमें देखा था। जो टेबल मैंने आपको याद करने के लिए बोला था उसमें कहीं पे 13 साल में, कहीं पे 12 साल में, कहीं ऐसे जो है पॉपुलेशन वो डबल हो रही थी। तो ये स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हम कि 25 साल में ही पॉपुलेशन डबल होगी, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरी माइकल थॉमस की सेडलर थ्योरी। इसमें क्या है, इन्होंने ये तो बुक याद करनी है आपको, इन्होंने किस बुक में थ्योरी दी थी, सेडलर्स थ्योरी के नाम से ये आती है, माइकल थॉमस सेडलर की। नेक्स्ट है इसमें थ्योरी क्या है, थ्योरी में बोला गया है कि जो रिलेशनशिप है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो कैसे करेगा, वो करेगा डेंसिटी पे वेरी। अगर किसी एरिया की ऑलरेडी डेंसिटी हाई है तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसके इनवर्स ग्रो करेगी। ये आपको पता है कि बात पॉसिबल है नहीं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहां आपको पता है कि जो प्लेन एरिया है फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स वाला, गंगा प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, वहां पे आपको पता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ऑलरेडी हाई है, और लेकिन उसके बावजूद जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो भी ज्यादा ही रेट पर है। तो ये यहीं पे आपको इसका क्रिटिसिज्म मिल जाता है इस थ्योरी का, और यही है आपकी थ्योरी की इन्होंने बोला है कि इनवर्स पे इनवर्सली रिलेशन होगा, अगर डेंसिटी हाई होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होगी। ये है इनकी थ्योरी और क्रिटिसिज्म मैंने आपको अभी बताया ही है। नेक्स्ट है रिकार्डो थ्योरी। रिकार्डो थ्योरी में बोला गया है कि ना लेबर के बारे में बोला गया है, लेबर और वेजेस के बारे में। तो ये हम इस डायग्राम से समझेंगे, इस फ्लो चार्ट से। क्या है, सबसे पहले तो जैसे कोई कंपनी सेटअप हुई कहीं पे भी, वहां पे उन्होंने लेबर की डिमांड की, तो लेबर की डिमांड की तो उनको पता है कि स्टार्टिंग में लेबर है नहीं उनके पास, तो उन्होंने लेबर को बुलाने के लिए हाई वेजेस रखे। हाई वेजेस रखे तो फिर वहां पे जो लेबर की सप्लाई है वो होनी स्टार्ट हो गई। आपको पता है लेबर की सप्लाई स्टार्ट होने तो अब जो लोअर जो पुअर फैमिलीज हैं, बिलो पुवर्टी लाइन वाले, वो पता है आपको इसी वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, हाई पॉपुलेशन रेट है उनका, क्योंकि वो समझते हैं कि जितने ज्यादा पीपल होंगे उनके फैमिली में उतने ज्यादा ही अर्निंग हैंड्स होंगे, इस वजह से उनकी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो हाई पॉपुलेशन हो गई तो जो लेबर की सप्लाई है उसकी जो क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, वो ज्यादा बढ़ गए। तो इस वजह से जो वहां का मालिक है उस कंपनी का, वो एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा। वो बोलेगा कि मैं तो कम रेट पे काम करवाऊंगा और वो कम वेजेस कर देगा। तो इस वजह से कम वेजेस कर दी तो फिर वो जो है, लेकिन लेबर की सप्लाई तो ज्यादा ही थी, इस वजह से वेजेस कम हो जाती हैं। ये है इनका बेसिकली मॉडल रिकार्डो का। इन्होंने जो है लेबर का और जो कैपिटल है, जो मनी है, वेजेस हैं, उनके बीच का रिलेशन बता रखा है। और ऐसे ही आपको आएगा कि लेबर और मार्केट के बीच का रिलेशन किसने बता रखा है, इतना पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और ये है रिकार्डो की थ्योरी। इन्होंने, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, इससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं? क्रूड बर्थ रेट, इसका फॉर्मूला याद करना है। कब, एक तो ये याद रखना है कि है ना इसमें 1000 से है, इसका जो बेस है वो 1000 रखा गया है, कहीं पे 100 होता है, कहीं पे 1000 है, कहीं पे लाख है। तो ये वाला जो बेस है ना, इस पे आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। ये आपको याद रखना है कि किस में 100 है, किस में 1000 है, किस में लाख पे कैलकुलेट किया गया है, जो इनका बेस लिया गया है। और आपको पता है ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है। क्रूड बर्थ रेट का याद करना है, फर्टिलिटी रेशियो या फिर वुमन चाइल्ड रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। इन सभी पे जो है मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, ये कुछ याद नहीं करना है आपको, ये इसमें पैटर्न याद करना है कि हाई फर्टिलिटी किस में है, किन कंट्रीज में है। जैसे कि जो साउथ
जो अफ्रीकन नेशंस हैं, इसमें नॉर्थ साइड में या फिर जो सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस हैं, उनमें आपको पता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस। इस वजह से आपको वहां पे हाई फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। और ये आपको याद करना है कि किन किन नेशंस में जो है हाई फर्टिलिटी है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है, हम आपको पता है इसमें पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एवरेज बर्थ रेट आपको पता है कि 2.1 से लेकर 5 तक हो सकता है ये। उसके बाद आता है लो फर्टिलिटी। ये हमारे ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशंस होंगे, और इसमें ये कैच याद रखना है आपको कि ब्राजील, चाइना, ये लो फर्टिलिटी कंट्रीज हो चुकी हैं। ये दो डेवलपिंग नेशंस हैं, लेकिन फिर भी ये लो फर्टिलिटी कंट्रीज में काउंट होती हैं, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनिमलीज से ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारा मोर्टिलिटी। जो जहां पे फर्टिलिटी था वहां पे बस वर्ड चेंज कर दिया मोर्टिलिटी, और वैसे ही सेम फॉर्मूले हैं इनके, ये आपको याद करने हैं। इसमें ऐसे ही जो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है उसके आपको याद करने हैं, परसेंटेज नहीं याद करनी कि स्पेसिफिक उस कंट्री का इतना है, उसका बेसिकली ओवरव्यू लेना है। ये दिमाग में रखना है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, स्पेसिफिक परसेंटेज याद करने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें, ये आपको देखिए एक पूरी टेबल बना के दे दी है कि एक ये टर्म आपको याद रखनी है कि जो इन्फेंट क्या होता है, चाइल्ड, इन्फेंट और चाइल्ड में क्या डिफरेंस है, किस एज तक इन्फेंट रहता है, किस एज तक चाइल्ड हो जाता है, और किस एज के बाद वो अडल्ट में काउंट हो जाता है। तो ये उनका जो एज का सेक्शन है, डिवीजन है, वो आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें माइग्रेशन। माइग्रेशन देखते हैं अब हम, ये है कुछ क्लासिफिकेशन। मोटिवेशन के बेस पे या तो इकोनॉमिक टर्म्स में होगी कि वहां पे अच्छी जो वेजेस हैं, जो सैलरी है वो अच्छी मिल रही है, वहां पे इकोनॉमिक। सोशल, अगर किसी एरिया में रह रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे हार्मनी नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपको स्ट्रेस हो रही है, तो वहां से आप माइग्रेट करेंगे दूसरे उसमें, तो ये होता है सोशल माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल मतलब शहर की शहर में, ये होता है इंटरनल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल एक सिटी से दूसरी सिटी जाना या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ये होता है एक्सटर्नल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम पे परमानेंट माइग्रेटर या टेम्परेरी। जैसे कि जो आर्मीज की फैमिली है, आर्मी मैन की जो फैमिली है, वो टेम्परेरी बेसिस पे कभी कहीं जहां पे भी पोस्टिंग आती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है, तो वो होती है टेम्परेरी। और परमानेंट, जैसे कि परमानेंटली आप कहीं पे रह रहे हैं और वहां से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं मेट्रोस में, जैसे स्मॉल टाउन में रह रहे हैं पहले आप, और फिर मेट्रो सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली, तो वो होती है परमानेंट माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज। ये आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक कॉन्सिक्वेंसेज में ये याद रखना कि कॉन्सिक्वेंसेज में जो है सेक्स रेशो वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मेट्रोज में जनरली जो मेन पॉपुलेशन है वो ज्यादा माइग्रेट करती है, उसकी वजह से वहां पे उनकी पॉपुलेशन आपको पता है मेल की ज्यादा हो जाएगी और फीमेल की कम हो जाएगी। इस वजह से भी जो मेट्रोज है वहां का जो पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो है, वो कम दिखाई देने लग जाता है। ये एक मेजर रीजन है और ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें ये मॉडल्स, माइग्रेशन के मॉडल। सबसे पहले है रेवेनस्टीन का मॉडल, और ये इन्होंने 1885 में दिया था। इन्होंने 9 रूल्स दिए थे बेसिकली माइग्रेशन के, उनमें से जो मेन है वो इस बुक में दे रखे हैं। ये आपको याद रखना है कि मेजरली उन्होंने 9 रूल्स दिए थे अपनी ओरिजिनल थ्योरी में, लेकिन जो मेन है वो इस बुक में गिवन है। वो पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। माइग्रेशन एंड डिस्टेंस, इनके बीच का अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो माइग्रेट करने से पहले आदमी सोचेगा कि वहां इतनी दूर में जाऊं या ना जाऊं, तो माइग्रेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। उसके बाद है माइग्रेशन बाय स्टेजेस। स्टेजेस में क्या है, जैसे कोई
इंसान है वो माइग्रेट करने की सोच रहा है, वो पहले अपने नियर बाई टाउन, जैसे वो किसी रूरल एरिया में रह रहा है, कोई बैकवर्ड रूरल एरिया है, उसके बाद वो जाने की सोचेगा पहले किसी नियर बाई टाउन में, जो स्मॉल टाउन है जो उसके आसपास लगता है। उसके बाद वो वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर वो उससे थोड़े बड़े टाउन में जाने की सोचेगा। उसके बाद वो किसी मेट्रो टाउन में, वहां पे अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेट्रो टाउन में जाने की सोचेगा। तो ये है माइग्रेशन बाय स्टेजेस। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रीम्स एंड काउंटर स्ट्रीम्स। ये क्या है, ये हम दिल्ली के एग्जांपल से समझेंगे। जो नियर बाय, जो इससे एनसीआर का रीजन है, वहां से जो पीपल है वो माइग्रेट हो रहे हैं दिल्ली की तरफ। जो दिल्ली वाले पीपल हैं वो, उनका पॉपुलेशन और वहां का जो ट्रैफिक है उससे इतने ज्यादा स्ट्रेस में है कि वो काउंटर माइग्रेट कर रहे हैं बाहर के एरिया में। तो ये है स्ट्रीम्स एंड काउंटर स्ट्रीम्स। नेक्स्ट है रूरल अर्बन डिफरेंशियल। इसमें क्या है कि जो किसी सिटी में रह रहे हैं, ऑलरेडी किसी सिटी में रह रहे हैं, वो दूसरी सिटी में जाने से पहले एक बार सोचते हैं, बजाय कि जो रूरल एरिया में रह रहे हैं ना वो जल्दी माइग्रेट करते हैं बजाय कि अर्बन एरियाज के। ठीक है। उसके बाद आता है प्रीपोंडेंस ऑफ फीमेल्स। ये इसमें क्या है कि जो फीमेल्स हैं वो बेसिकली किस लिए माइग्रेट करती हैं, सबसे मेजर रीजन है फीमेल का माइग्रेट होने का शादी। शादी की वजह से फीमेल्स ज्यादातर माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्नोलॉजी एंड माइग्रेशन। टेक्नोलॉजी, जिस एरिया में, जैसे बेंगलुरु हो, आईटी हब है, वहां पे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। आपको पता है वहां पे जो है रेंट के लिए भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी और माइग्रेशन का भी इंटर रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट आता है मोटिव्स बिहाइंड माइग्रेशन। किसी का कोई मोटिव होता है, ये अलग अलग है। इसमें बेसिकली कुछ भी आ सकता है, जो भी अदर फैक्टर्स बच गए हैं वो सभी इसमें आते हैं मोटिव्स बिहाइंड माइग्रेशन। जैसे कि रिश्तेदार से मिलने जाना है, वो टेम्परेरी माइग्रेशन हो गया हमारा। या फिर डिजीज होगी, तो जैसे जो दिल्ली है या चेन्नई है, ये हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे टेम्परेरी माइग्रेट करेंगे। तो ये होता है मोटिव्स। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल और प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट्स, इन दोनों में बस आपको जो है ऑथर ध्यान रखना है। और जो इसका फॉर्मूला का डिफरेंस है ना, क्योंकि इनका फॉर्मूला एकदम सेम सा है, बस इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेविटी मॉडल में आपको याद रखना है कि ये दिया था जॉन क्यू स्टुअर्ट ने, और जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है ये दिया था जी के जिफ ने 1940s में। जिसमें ईयर दे रखा है उसमें आपको ईयर याद करना है। इसमें क्या दिया है, माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ टू प्लेसेस, यानी कि जहां से पीपल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं और जहां पर कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन, ये दोनों की पॉपुलेशन। और इनवर्सली रिलेटेड किससे होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर से। किसमें, ग्रेविटी मॉडल में। इतना याद करना है आपको। और प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट में ये स्क्वायर नहीं है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये है डिस्टेंस। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है इन दोनों थ्योरीज में, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। इसमें क्या है, इन जो ये दोनों थ्योरीज है ना, ये वाली दोनों थ्योरीज है, इन दोनों का क्रक्स दे दिया इसमें। इसमें क्या बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये तो होगी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और ये हो गया डिस्टेंस। यानी कि जो जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे वहां पे पीपल ज्यादा माइग्रेट होंगे। लेकिन अगर उनमें डिस्टेंस ज्यादा है दो डेस्टिनेशंस में, तो जहां पे कम डिस्टेंस होगा वहां पे पीपल ज्यादा माइग्रेट करेंगे। इस वजह से ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है, किसने, S.A. स्टोफर ने। थ्योरी का नाम याद करना है और ये फॉर्मूला। इसमें अपॉर्चुनिटीज किसको बोला गया है, वैकेंट हाउसेस को, यानी कि वैकेंट स्पेस कितना है उसमें। ये वैकेंट जो है रेंटेड अपार्टमेंट के लिए भी है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज के लिए भी है और जॉब्स के लिए भी है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इन्होंने अपनी ही जो थ्योरी है उसको मॉडिफाई किया था, और वो कॉम्पिटिंग माइग्रेंट्स मॉडल के नाम से दी थी। ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है ली मॉडल ऑफ माइग्रेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें समझते हैं क्या क्या है। ये जो है ना, ये तो है हमारी एरिया ऑफ ओरिजिन की करेक्टरिस्टिक्स, कि वहां पे एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पुअर्टी है, यानी कि पुश फैक्टर्स हैं बेसिकली ये। और ये हैं पुल फैक्टर्स, कि वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटीज हैं,
स्कूल अच्छे हैं, तो ये हमारी एरिया ऑफ डेस्टिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरवीनिंग जो अपॉर्चुनिटीज, जो ऑब्स्टेकल है, उसमें क्या क्या होगा कि एक तो कि वहां पे पैसा मैटर कितना कर रहा है, कि वहां पे आपको पता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर ज्यादा बड़ी सिटी में जाएंगे तो, प्लस वहां पे स्कूल्स हॉस्पिटल्स कितने नियर बाय हैं, क्या उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है, तो ये सारी होगी इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये होगी हमारी जो डेस्टिनेशन है, ये इंटरवीनिंग ये होगी अपॉर्चुनिटीज, ऑब्स्टेकल्स, और ये हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये बीच में इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स कैसे कार्य कर रहे हैं और कहाँ कितना जो है पॉपुलेशन यहां तक पहुंच पा रहा है इनको पार करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल में क्या बताया गया है, इसमें रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन जो माइग्रेंट्स की है ना, उसके बीच का रिलेशन है। ये दिया था जेलेंस्की ने कब, 1971 में। इसमें इन्होंने स्टेजेस के फॉर्म में दे रखा है, 5 स्टेजेस हैं और ये उनके नाम है। सबसे पहले तो है प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें क्या है कि आपको पता है जैसे जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी थी, उसमें सबसे पहले जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें क्या था, पॉपुलेशन जो बर्थ रेट थी वो भी हाई थी और डेथ रेट थी वो भी हाई थी। तो ऐसे इसमें फर्स्ट स्टेज में है। फिर आता है नेक्स्ट इसमें अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी। अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी में जो डेथ रेट है वो ड्रॉप होने लग जाता है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाई ही रहता है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड स्टेज, जिसमें कि लेट ट्रांजिशन सोसाइटी के नाम से है ये स्टेज। और इसमें जो पता है आपको कि जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होने लग जाता है, जो डेथ रेट है वो तो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग स्टेज में था ही। और इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशंस ये सब, मतलब जो सोसाइटी है वो अवेयर होने लग जाती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग बाहर जाते हैं कुछ लोग अंदर जाते हैं, वो आता है हमारा स्टेज लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी में, लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी में। फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में क्या है, ये है फोर्थ स्टेज तो है एडवांस सोसाइटी की, और फिफ्थ स्टेज है फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी की। इसमें आपको पता है कि टेक्नोलॉजी डोमिनेट्स करती है। ये है मेन इसकी 5 स्टेजेस। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स कंपोजिशन पे। इसमें आपको एक तो ये याद करना है कि वर्ल्ड की सेक्स रेशियो कितनी है यूएन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये कंपैरिजन दे रखा है हमारा कॉन्टिनेंट वाइज, और कॉन्टिनेंट का दे दिया तो आपको पता है कि क्या याद करना हमें, इंडिया का और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का कंपैरिजन भी याद करना है, इतना याद करना है। और ये हमारी ये मैंने दे रखी है कि कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो वो किन में है और मिनिमम सेक्स रेशियो किन में है। ये 5 नेम दे रखे हैं, सबसे ज्यादा इनमें है और सबसे कम इनमें है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला। ये आपको ये वाली जो टेबल है ना ये पूरी याद करनी है, और प्लस एग्जांपल्स आपको नेट पे सर्च करने हैं कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन किस कंट्रीज में, किस कंट्री में ऐसा पिरामिड है। ये आपको पता है नाइजीरिया, नाइजीरिया से ही पता चल गया कि यहाँ पे जो डेथ रेट और बर्थ रेट है दोनों हाई होंगे। तो ये आपको पता लगाना है कि कौन कौन से कंट्रीज में हाई होंगे। नाइजीरिया हो गया, सुडान, नॉर्थ जो सुडान है, और जो अफ्रीकन कंट्रीज है युगांडा, रवांडा, इनमें भी हाई पॉपुलेशन जो है, हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है। तो ऐसे ही आपको सभी जो हैं इनके ये याद करने हैं कि इनकी शेप क्या है। जैसे ये बेल शेप्ड में ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया दे दिया तो कहाँ आएगा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगे, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जापान दे दिया, जापान के साउथ में चल रहा है कोरिया और चाइना, ये उसी मॉडल पे चल रहे हैं। आपको पता है चाइना में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको ये इस तरह से याद करने हैं, इनके जो शेप है उनका नाम, शेप कैसी है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिसीज में क्या याद करना है आपको, इसमें याद करना है कि किन की तो प्रोनेटलिस्ट, यानी कि कौन तो ऐसे कंट्रीज हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इंसेंटिव्स दे रखी हैं। जैसे कि रशिया है, रशिया बोल रही है कि आप पॉपुलेशन ग्रो करो, उसके लिए इंसेंटिव दे रही है मनी वाइज भी और सोसाइटी वाइज भी, कि फ्री स्कूलिंग होगी, जो मतलब फ्री वो होंगी पब्लिक सर्विसेज उनके लिए,
और वो इंसेंटिव्स भी दे रही है मनी का। तो ऐसे ही कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही हैं, और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, ये आपको याद करनी है इनमें। ठीक है, इतना ही है इसमें। ये देखिए, रशिया हैज अडॉप्टेड प्रो नेटलिस्ट। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो है। इसमें यूरोपियन कंट्रीज में स्पेसिफिक एग्जांपल आपका इटली का। इटली माइग्रेंट्स को भी बुला रही है कि आप आइए और हमारी सिटीज में आके रहिए, वर्ल्ड वाइड से वो बुला रही है। इटली के कुछ शहर हैं जहां पे जो पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, बेसिकली घोस्ट टाउन बनने की कंडीशन आ चुकी है वहां पे, इस वजह से वो इनवाइट्स कर रहे हैं माइग्रेंट्स को। नेक्स्ट है, इसमें इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।